आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारा कि होम साइंस पीजीटी हो या फिर जो भी होम साइंस रिलेटेड है, जीआईसी, नेट, एलटी ग्रेड। और अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र। तो पहले हम ये जानेंगे तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक है, मानव शरीर की सभी क्रियाएं सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। मतलब इसको सरल भाषा में बताएं तो हमारे जितने भी हमारा जो शरीर है विभिन्न तंत्रिकाओं के द्वारा फैला हुआ है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं जिसके द्वारा हमें हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को इससे कनेक्ट होती, सभी जो नर्व होती है ना वो इससे दिमाग से हमारे कनेक्टेड होती है। अगर हमें बाहर कहीं चोट लग जाती है, आप हाथ देखते हैं, आप अपना हाथ देखें, अगर आपको चोट लगती है तो क्या होता है, सीधा आपको पता चलता है अरे दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो कैसे पता चलता है? वही जो तंत्र है, तंत्र मतलब फैला हुआ जाल। ठीक है, जो हमारी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं उनके द्वारा हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ यहाँ पे चोट लग गया, दर्द हो रहा है। तो वही सिग्नल इतनी तेजी से देता है तो वो उससे हमें पता चलता है हमें कहीं चोट लग गई है, दर्द हो रहा है या कुछ कट गया है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें पता चलता है। तो वो धीरे धीरे करके हम पता करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है ये हमें क्या करता है, समन्वय करता है, सामंजस्य करता है, संतुलन हम चलते फिरते कैसे हैं? इसी तंत्रिकाओं के माध्यम से हम चलते फिरते हैं, अपना हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, ये सभी हम तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करें तंत्रिका तंत्र के कार्यों के बारे में बात करें तो तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से सोचने, समझने, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को याद रखने, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य, संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने में संबंधित कार्य करती है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, जो अभी आप लोग सोच रहे, समझ रहे हैं, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वस्तु को या व्यक्ति को याद रखते हैं या घटना को याद रखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही आप कर पा रहे हैं। जैसे कि आप जो भी सोच रहे हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही आप सोच पा रहे हैं, उसको याद रख पा रहे हैं, किसी आप अपनी मेमोरी को ब्रेन में रख पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको चलने फिरने में आपका, आप खड़े हो जाएं, जैसे आपका संतुलन है, आप गिरेंगे नहीं। तो किसके कारण होता है? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है, ये नियंत्रण भी बनाए रखता है। और बात करें हम बाह्य वातावरण के प्रति, जंतु को प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जो भी हम मानसिक कार्य, सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने, कुछ भी कार्य ले लें, ये सभी क्या है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमारा हो पाता है। ठीक है, विभिन्न ग्रंथियों व ऊतकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करता है। तो जो भी ऊतक है, ग्रंथि है, सभी को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। अब बात करें हम मानव तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र है की संरचना व कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन कहलाता है। तो आपने कोशिका के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और विभिन्न ऊतकों के द्वारा से हमारा क्या होता है, हमारा जो भी अंग है, शरीर के अंग वो बने होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। वैसे बात करें हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बना है, या हम कहें न्यूरॉन के द्वारा बना। विभिन्न न्यूरॉन से क्या होता है, हमारा तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र बना होता है। ठीक है, ये उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है? न्यूरॉन। वैसे हमारे ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। सबसे छोटी इकाई क्या? हमारे शरीर किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से, विभिन्न कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारी होती हैं हमारी शरीर में न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं 3 भागों में बटी होती है। पहला कोशिकाएं, ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। तो ये जैसे हम न्यूरॉन को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो 3 भागों में बटी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। ये पिक्चर से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी न्यूरॉन है। उसको सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो एक न्यूरॉन कैसा दिखता है? ये ऊपर वाला भाग अलग, ये बीच वाला और लास्ट वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। अब ऐसे तो बहुत हमारे शरीर में लाखों करोड़ों न्यूरॉन होते हैं। तो एक न्यूरॉन को हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, 3 भागों में बटा होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है ये कोशिकाएं कहलाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिकाएं द्रव्य इसमें भरा होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा तंत्रिकाक्ष कहलाता है, जो एक्सोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और नीचे वाला तंत्रिका कक्ष सिरा कहलाता है। सबसे लास्ट वाला इसको पीछा भाग भी कहते हैं। ठीक है, और ठीक इतना समझ में आया? ये हमारा, ये जो छोटे छोटे यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पतली पतली सारे निकले हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? ध्रुमाक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुमिका। ये तो ये सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ आपको बता दिया जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो तीनों पार्ट के बारे में आपको पता चल गया। कोशिकाएं, ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के। आप अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब बात करेंगे हम तंत्रिका कोशिकाओं की। तंत्रिका कोशिकाएं ठीक है, कौन कोशिकाएं? तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक ध्रुवी जो न्यूरॉन होती है, ठीक है, और द्विध्रुवी और बहुध्रुवी। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा समझ, पढ़ने से अच्छा आपको पिक्चर में समझाएंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। जो हमारा एक ध्रुवी है, एक ध्रुवी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकला, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक ध्रुवी हो गया। और द्विध्रुवी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 2 निकला हुआ है, तो ये दो ध्रुवी हो गया। और मल्टीपल मतलब बहुधुरी, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कई निकले हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ये बहुधुरी मल्टीपल हो गया। ठीक है, अभी आपको संवेदी ग्राहक, तंत्रिकाक्ष, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सेंसरी क्या होती है तभी आपको अच्छे से और समझाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ना, एक धुरी क्या हो गई, जहाँ पे ऐसे करके हमारा कोई भी बाहर ऐसे नहीं निकला। द्विधुरी इधर से निकला और इधर निकला है। बहुधुरी हमारा ऐसे न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे बाहर दिखाई देंगे। ठीक है, तो बहुधुरी कहलाता है। अब बात करें हम, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। जो हमारा मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र है उसका वर्गीकरण, तो वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, उसको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपको बताएं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो उसके अंदर क्या आता है, हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क वाला भाग, और जो ये हमारा जो वो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो आता है मेरुरज्जु, जिसको हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका में आते हैं। 2 ही चीज़ आते हैं केंद्रीय में, जो हमारा सेंट्रल ऊपर है ना, दिमाग सबसे बड़ा, और मेरुरज्जु इसके अंतर्गत आते हैं। और बात करें परिधि तंत्रिका तंत्र की, तो ये वो तंत्र होते हैं इसके अंतर्गत जितने भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो तंत्रिकाएं दिमाग से हमारे मेरुरज्जु से निकल के पूरे भागों में फैली होती है, उसके अंतर्गत आती है किसके? परिधि तंत्रिका तंत्र की। इतना समझ में आया। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं? ऑटोनोमिक, ये कहते हैं हम, जो हमारे दिमाग, जो ब्रेन से और मेरुरज्जु से जुड़ी हुई नसें होती हैं
वो हमारी आती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित करता है, साथ ही अन्य सक्रिय शारीरिक अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो इसे शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है, जिसे सीपीयू उसका शॉर्ट फॉर्म है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य दो भागों से निर्मित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जा। जैसे कि आपको बताया, दो ही भाग इसके केंद्रीय तंत्रिका। इससे आप कैसे याद रखेंगे? केंद्रीय मतलब केंद्र में हमारा सबसे ऊपर होगा दिमाग, सबसे ऊपर दिमाग, उसके नीचे जो आएगा हमारा मेरुरज्जु, जो हमारे दिमाग से पूरा नीचे तक बैक तक जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन से? अभी आपको बताया गया मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दो होते हैं। पहले बात करेंगे मस्तिष्क की। मस्तिष्क शरीर का वह तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देशन केंद्र है। तो सब कुछ नियंत्रण हमारा कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। यह संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को समझकर शरीर की प्रतिक्रिया हेतु निर्देश देता है। इसके साथ साथ यह शरीर की अन्य क्रियाओं को नियंत्रण भी करता है, जैसे कि संचालन करता है, संतुलन करता है, ताप नियंत्रण करता है, ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं, भूख प्यास व्यवहार, सभी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मस्तिष्क। अगर इसमें कुछ भी खराबी होता है तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ना आप कोई भी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात क्या, मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो कपाल के भीतर स्थित होता है। तो जो कपाल होता है, जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया गया है कंकाल तंत्र में, तो हड्डियों के अंदर होता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, ये कपाल कठोर कवच उसको प्रदान करता है। अगर नहीं होता तो हमारा दिमाग तो कभी भी उसको चोट लग जाती, खराब हो जाता है। उसको कपाल क्या करता है? उसको सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क के ऊपर एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण पाया जाता है, जिसे मैग्नीज्म कहते हैं। ठीक है, ये त्रिस्तर विभाजन होता है। तो ये बताएं, जो हमारा ब्रेन होता है उसको एक त्रिस्तरीय आवरण होता है, 3 स्तरों में इसको हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है उसे कहते हैं मैग्नीज्म। ठीक है, तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस देख ले। बाह्य स्तर जिसे कहते हैं हम ड्यूरामेटर, ठीक है, बाह्य स्तर को। मध्य स्तर को हम क्या कहते हैं? एरेक्नोनाइड। ठीक है, और जो अंतर स्तर है उसको पायामेटर कहते हैं। ठीक है, इतना बस, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें इतने ही है। अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के भागों के बारे में। ठीक है, अभी तो हम तंत्रिका तंत्र के भाग पढ़े हैं अभी, और अब बात करेंगे हम जो उसका पहला भाग है ना, तंत्रिका तंत्र का पहला है, उसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है, और मानव मस्तिष्क के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अग्र मस्तिष्क के बारे में, जो उसका घ्राण पिंड होता है इसके अंतर्गत, और प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं। फिर डाइनसेफेरॉल होता है इसके अंतर्गत, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा अग्र मस्तिष्क आता है, इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया। घ्राण पिंड ये क्या करता है? मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है। जो हम सूंघते हैं ना नाक से, दुर्गंध, ये सभी का आभास कौन कराता है? तो ये सब कुछ आपको दुर्गंध सूंघने की क्षमता हमें घ्राण पिंड से मिलता है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। आप देखते होंगे कि जो कुत्ते होते हैं, शार्क मछलियाँ होती हैं, ये सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो सूंघ पाते हैं। तो ठीक है, और प्रमस्तिष्क जिसमें इसके अंतर्गत आता है प्रमस्तिष्क, तो ये होता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, प्रमस्तिष्क का आकार संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है। तो वस्तुतः ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर क्वेश्चन आ गया मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो हमारा प्रमस्तिष्क
जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कभी कभी ये प्रमस्तिष्क ना देके सेरिब्रम आता है, एक सेरिबेलम आता है और एक सेरिब्रम, दोनों में बहुत ही अंतर है। आप लोग याद रखिएगा, अगर प्रमस्तिष्क नहीं दिया, सेरिब्रम दिया है तो आप अगर क्वेश्चन तो इस पे आप टिक करना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये प्रमस्तिष्क तीन और शीर्ष, पार्श्व और पश्च भाग से मस्तिष्क को सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। ये सुरक्षा आवरण भी मस्तिष्क को प्रदान करता है। तो यहाँ पे एक देखिए पिक्चर है, इससे हम समझेंगे कहाँ कौन से मस्तिष्क का भाग, कौन सा पिंड, ठीक है, आप वो क्या कार्य करता है। तो इसमें पहले देखेंगे अग्रपिंड, जो आगे वाला ये पिंड जो दिख रहा है आपको, जो भाग है, इसमें हमें एकाग्रता, निर्णय, अवरोधन अथवा निषेध, व्यक्तित्व और भावनात्मक लक्षण, ये सभी आपको अग्र मस्तिष्क से ही प्राप्त होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसका निर्माण, ये सब कुछ भावनात्मक लक्षण, जो भी आपके लक्षण है, इससे आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी में आपका सब कुछ होता है। भावनात्मक आपको प्रेम, आपका जो भी भावनात्मक दुख सुख, सब कुछ यहाँ आपको मिलता है। ठीक है, आप यहीं से अपना निर्णय लेते हैं, अग्र पिंड से ही। फिर आता हमारा पेरिएटल पिंड। इसमें आपको क्या होता है, ये वाला जो भाग है ना पेरिएटल, ये थोड़ा सा इसके अग्र पिंड के पीछे होता है। तो इसमें आपको संवेदी सूचनाओं जैसे स्पर्श, ठंडा गर्म, दर्द का अनुभव का प्रसंस्करण होता है। इसमें संवेदी अंतर, शारीरिक दिशा निर्देश, ये सब कुछ आपको कहाँ होता है, पेरिएटल पिंड। ये याद रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में पूछा गया है स्पर्श, ये जो आपका ना सेंसरी वाला, तो ये आपका संवेदी सूचनाओं के बारे में आपका सिलेबस में लिखा है, तो ये यहाँ पे आता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है पेरिएटल पिंड से। ये आप नाम याद रखिएगा। फिर आता है हमारा, इसके जस्ट नीचे आता है ये वाला भाग, ऑक्सीपिटल पिंड, जिसमें क्या होता है, आपको दृश्य ग्रहण क्षेत्र, आपको यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देता है, दृश्य विवेचना, आप उसको इसको देख सकते हैं, ये सभी भाग आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, फिर आता है अनुमस्तिष्क, ये इसे सेरिबेलम कहते हैं। अभी आपको बताया था ना, सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर है। तो इसमें आपको ऐच्छिक गतियों का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। इसमें आप अपना गति को, अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अपनी गति को नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक है, और क्या करता है, ये ऐच्छिक गतियों को, जो गतियाँ होती है उसका समन्वय करता है। ऐच्छिक गतियाँ क्या, जो हम अपने अनुसार जो काम करते हैं हमारी मर्जी से, उनको गति प्रदान करते हैं। जैसे हम हाथ पैर उठाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होता है, ऐच्छिक गतियाँ। तो ये सभी को ये नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। फिर आता है हमारा मस्तिष्क स्तंभ। ये जो गुच्छे नुमा जो होता है ना, ये जो नीचे वाला भाग है, उसको कहते हैं मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम। इसमें आता है हमारा श्वसन, पाचन, हृदय पर नियंत्रण और सजगता, जो अलर्टनेस होती है ना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। आप याद रखिएगा, मस्तिष्क स्तंभ के अंतर्गत हम जो सांस लेते हैं, पाचन होता है हमारा, हृदय का नियंत्रण होता है। तो ये सभी कार्य क्या हो, अनैच्छिक कार्य, जो भी कार्य है अनैच्छिक, वो सभी किस में आता है, मस्तिष्क स्तंभ के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें तापी पिंड की, ये इसके ऊपर हमारा जो तापी पिंड है, देखिए इसमें आता ध्वनि ग्रहण क्षेत्र और अभिव्यक्त व्यवहार, स्मृति अथवा सूचना की पुनः प्राप्ति। जो हमारे ध्वनि ग्रहण क्षेत्र है, जो भी हमें ध्वनि ग्रहण होता है, इसमें आता हमारा तापी पिंड में। अभिव्यक्त व्यवहार, जो हमारा व्यक्तित्व का व्यवहार होता है, इसी के माध्यम से होता है। जो स्मृति अथवा सूचना की पुनः प्राप्ति, जो हम जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, जो चित्र बना रहे हैं, या फिर जो सूचना हमारा इसमें पहुंच गया है, तो ये पुनः हमें क्या होता है, प्राप्ति करना होता है, तो हमें फिर से इसमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें स्टोर होता है। अगर जो भी हम सोचते कल्पना करते हैं, ये यहाँ से होता है, और फिर जो चीज़ हम भूल जाते हैं, तो यहीं पे आके रहता है। फिर जब हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो वापस हमारे ब्रेन में इसमें आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अब बात करें ये डायन सिफेरॉल की, तो ये क्या होता है,
ये एक प्रकार, ये जो होता है ना, ये आपको क्या कहता है, अंतर, ये मस्तिष्क को, ठीक है, ये मस्तिष्क के नीचे कहाँ पे, सेरिब्रम, जो हमारा सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है ना, उसके नीचे स्थित होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्रिका जो तंत्र होता है, उसको क्या करता है, अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना, उसके साथ जोड़ता है। कौन, डायनसिफॉल, ये उसको जोड़ता है। और ये कितने भागों में विभाजित होता है, ये 4 भागों में विभाजित होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथियां, अभी आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं पढ़ाया गया, उसको जल्दी आपको पढ़ा दिया जाएगा कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। तो पहले आप इतना बस याद रखिए, ये तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथियों से जोड़ने का काम करता है, ये छोटा सा, कौन, डायनसिफॉल। तो ये भी 3 भागों में बंटा होता है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जो एपिथेलम्स, ठीक है, ये एपिथेलम्स क्या होता है, ये एपिथेलम्स मुख्यतः पीनियल ग्रंथि एवं हैबिन्यूला से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है, एपिरियल ग्रंथि और हैबिन्यूला ग्रंथि से मिला होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक हार्मोन्स का जो एक हार्मोन होता है उसका निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन, ये मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। कौन जब मिलते हैं, प्रीनियल ग्रंथि और हैबिनुला मिलकर क्या करते हैं, ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। यह हार्मोन का काम क्या है, ये क्या करता है, शरीर की दैनिक क्रियाओं एवं नींद को नियंत्रित करता है। इसको, अगर आपको नींद आती है तो किसके कारण होती है, ये मेलाटोनिन के कारण नींद आती है, ठीक है। और जो भी आप दैनिक क्रिया करते हैं इसी के कारण करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप बता सकते हैं ना। फिर आता है सब थैलम्स। यह सब थैलम्स का कुछ भाग मध्य मस्तिष्क के उन ऊतकों से निर्मित होता है जिनका विस्तार डायनसिफॉल तक होता है, ठीक है। इसमें एक थैलेमिक केंद्रक पाया जाता है जो बेसल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है, यह गति को नियंत्रित करता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या रखना है, ये क्या करता है, ये गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये गति को में सहायता करता है, उसको नियंत्रित करता है, बस इतना ही याद रखना है, सब थैलम्स क्या करता है। अभी जो ये हमारा थैलम्स होता है वो क्या होता है, ये जो थैलम्स होता है 2 अंडाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। थैलम्स को प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि वॉलकोट तक जाने वाली सभी संवेदी सूचनाएं गंध को छोड़कर पहले थैलम से होकर, मतलब जितनी भी जो हमारी संवेदी सूचनाएं, ये याद रखना, संवेदी जो भी सूचनाएं हैं पहले थैलम्स में जाती है, फिर हमारे मस्तिष्क तक जाती है, या फिर विभिन्न तंत्रिकाओं तक जाती है। तो पहले थैलम्स में जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें गंध नहीं जाती। बाकी सभी संवेदी जो सूचनाएं हैं पहले थैलम्स में जाएंगी, फिर वहां से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है। और हाइपोथैलम्स क्या होता है, ये हाइपोथैलम्स मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संगठित एवं नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण हाइपोथैलम्स समस्थैतिक स्थिति को बनाए रखते हुए शरीर के आंतरिक संतुलन, विशेष रूप से अनैच्छिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो जो आंतरिक संतुलन है, अनैच्छिक कार्य जैसे कि भूख, प्यास, क्रोध, शांति, प्रेम, आपको जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ना, किसके कारण होती है, हाइपोथैलम्स के द्वारा होती है। भूख लगती है किसके कारण होता है, हाइपोथैलम्स के द्वारा होती है। प्यास, क्रोध, गुस्सा आता है तो आपको हाइपोथैलम्स ये है उसके कारण होती है, ठीक है। इतना समझ में आया, जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया। श्वसन व हृदय जो स्पंदन होता है इसी के कारण होता है। अब बात करें मध्य मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है ना, अभी आपको पढ़ाया गया था, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के मध्य स्थित होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, मध्य मस्तिष्क। और सबसे पहला भाग कौन है, सबसे जो बड़ा भाग है वो कौन सा, कमेंट करके बताइए। अभी आपको बताया गया था, भूलना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं का समूह होता है। यह दृष्टि, स्वर्ण, ठीक है, जो सुनने की शक्ति होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये 2 भागों में होता है, ये कार्पोरा
क्वाड्रिजेमिया होता है, ठीक है, पहला भाग। ठीक है, इससे पहले आपको बताया गया था ना इसके बारे में भी। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है, इसमें होता है मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 ठोस पिंडों से निर्मित होता है, ठीक है। और ये पिंड दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं, इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं मिलकर नेत्रों की ओर होती है। तो इसमें हमारा ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमियन कहा जाता है। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर इसका दूसरा जो आता है सेरिब्रल पेंडुकल, या तंतुओं से निर्मित होता है, जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। तो आपको बताया गया था ब्रेन और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, सेरिब्रम पेंडुकल, ठीक है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। अब बात करें हम पश्च मस्तिष्क की। तो ये पश्च मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसमें निम्नलिखित भाग शामिल है। तो इसके अंतर्गत कौन सा भाग शामिल होता है, हमारा अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसे इसे हमें मेटेनफिलेलॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पश्च मस्तिष्क हमारा कंप्लीट गया। तो अभी पहले आपको यहाँ पे दिखा दें पश्च मस्तिष्क कहाँ पे आता है, यहाँ। तो मानव मस्तिष्क के भाग हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क हमने पढ़ लिया, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डायनसीफॉल ये हमने पढ़ लिया। मध्य मस्तिष्क भी हम पढ़ लिए क्या होता है, ठीक है, कार्पो क्वाड्रिजेमिया और सेरिपेंडुलन ये भी पढ़ लिए। अब पश्च मस्तिष्क हमने पढ़ लिया, इसका सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये हमें संतुलन प्रदान करता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना आप। तो अब हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्य, जो हमने अभी मस्तिष्क के भाग देखे। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे है, इसमें हम जान लेंगे कौन कौन से कार्य होता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे घ्राण पिंड कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये गंध का ज्ञान कराता है, हमें जो स्मेल आती है उसका ज्ञान कौन कराता है, घ्राण पिंड या अग्र मस्तिष्क। जो हमारा प्रम मस्तिष्क है, वो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है, जो हमारे ऐच्छिक कार्य है, भू, ठीक है, हाथ पैर चलाना, उसको नियंत्रित करता है। और दृश्य संवेदना, सर्दी गर्मी स्पर्श व पीड़ा के प्रति अनुक्रिया, जो अनुक्रिया होती है उसको प्रेरित करता है, कौन, प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम हमें जो भी हमारा ऐच्छिक कार्य है और जो स्पर्श है, संवेदना है, सभी का अनुक्रिया कौन करवाता है, हमारा सेरिब्रम, ठीक, याद रखें बिल्कुल भी। डायनसीफॉल ये नींद जनन क्रियाओं एवं उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और फिर आता हाइपोथैलेमस, यह भूख प्यास ताप नियंत्रण एवं वसा तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये भूख प्यास सब पे हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। फिर आता हमारा मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, तो ये दृष्टि और ज्ञान पे इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। जो हमारा दृष्टि हम जो भी देखते हैं इसी के कारण देखते हैं, जो हमें ज्ञान है यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। फिर आता हमारा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम नहीं है। तो ये क्या करता है, कंकाल पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन का नियमन तथा शारीरिक संतुलन एवं साम्यावस्था रखता है। तो ये संतुलन, हमारे शरीर का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। और जो संकुचन होता है कंकाल पेशियों के, जो जैसे कि हम पैर हाथ उठाते हैं, जो भी अंदर संकुचन होता है, और फिर उसके बाद जैसे सांस लेते हैं तो फैलता है, फिर अपने स्थान पे आ जाता है, ये सभी कौन करता है, सेरिबेलम करता है। फिर आता है हमारा मेडुला ओब्लांगटे, ठीक है। तो ये क्या करता है, शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र, हृदय की धड़कन, रक्त दाब, उपापचयी क्रियाओं एवं आहार नाल की संकुचन गति का नियंत्रण करता है, कौन, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है।
अनैच्छिक कार्य करता है। अनैच्छिक कार्य जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि हृदय की धड़कना, ये क्या आपकी इच्छा के अनुसार होता है कि हाँ अभी मत धड़को, बाद में धड़कना, ऐसा तो नहीं होता। जो भी अनैच्छिक कार्य है, जैसे रक्त का दाब, ठीक है, रक्त अब पूरे बॉडी में घूमता है, ऊपर क्रियाएं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाना पचता है, टूटता है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है, क्रम कुंचन होता है हमारे आहार नाल में, जो भी क्रियाएं होती हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा अब जो नेक्स्ट है मेरुरज्जु, ये हमारे सेकंड पार्ट में